आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने जनरल बाजवा, सिसिलियन माफिया, मईशत और ताकतवर हलकों का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। आखिरी मौका, कुछ दिन बाकी, मुल्क बचाना है तो बचा लो। ये तशवीशनाक सूरत हाल क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और व्यूअर्स आपको बताएं कि जीएसयू की पहली बड़ी वार्निंग आ गई। सियासतदानों की नींदें हराम हो गई। ये वार्निंग क्या है, इसका मुकम्मल अहाता आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। और हुकूमत का अपना अहम इदारा स्टेट बैंक बोल पड़ा, इमरान खान की मौशी पॉलिसी बेहतर थी, इस वक्त हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट क्या कहती है, तफसील से बयान करेंगे। और तेल और अद्वियात कंपनियों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। 15 दिन बाद श्रीलंका जैसे हालात की वार्निंग की तफसीलात भी जारी हो गई। ये भी प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान ने मुल्क की हकीकी सूरत हाल का हकाइक के साथ अलर्ट जारी कर दिया। ताकतवर हलकों के फैसले का सबको इंतजार। हुकूमत कौमी असम्बली को क्यों खाली कराना चाहती है, इसके पीछे क्या साजिश है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत में वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बड़ी वार्निंग जारी की गई। और इससे पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को बार बार ये कहा, वार्न किया, और अब इसके असरात पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के इदारों पर भी पड़ रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम वार्निंग्स का तफसील से जायजा लेंगे। व्यूअर्स, मेरी कुछ जिम्मेदारों से बात हुई और जो खबर बाहर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट ने अपने 1.5 माह में पहली बड़ी वार्निंग हुकूमतों में शामिल और हुकूमतों से बाहर तमाम सियासी जमातों को अपने सिविलियन ज़राए से पहुंचा दी है कि भाई आखिरी मौका है, अभी भी कुछ कर लो। ज़राए बताते हैं कि ऐवान सदर, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों और इस्टेब्लिशमेंट की टीम के दरमियान पिछले 1.5 हफ्ते से मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन फरीकैन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। एक डेडलॉक आज भी बरकरार है। और इस डेडलॉक के बाद अब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करेंगे। ज़राए बताते हैं कि जिन नकात के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको अगर दूर ना किया गया तो मौजूदा सेटअप का एक ऑल्टरनेट जो है वो निकाल लिया गया है। जिन नकात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया उसमें सबसे टॉप के ऊपर सूबाई हुकूमतें तोड़ने का मामला है। और इसका मुकम्मल जायज़ा लिया गया, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम का कोई दूसरा नुमाइंदा फजल रहमान की शक्ल में ये कहता है कि अभी हमें वक्त लगेगा, हमें मजीद वक्त चाहिए मईशत को ठीक करने के लिए। तो क्या ये बात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कबूल है? बिल्कुल कबूल नहीं है। नंबर 2, असम्बलियां तहलील करने के बाद आईनी तरीके से बनने वाली निगरान हुकूमत के क़याम में डेडलॉक, क्या इसका कोई हल निकाला जाएगा? इसको भी बहुत गौर से देखा गया, क्योंकि अगर आप केपी में देखें वहां पर भी 2 नाम दे दिए गए हैं, लेकिन इस पर भी इत्तफाक नहीं हो रहा। और यहां पर क्या हुआ, कमेटी बना दी गई। कमेटी में जिन नामों का जिक्र आता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन है दोनों तरफ से, एक आप सहाफ़ी को और दूसरे एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को जिसके ऊपर इल्ज़ामात थे। आप उसे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का निगरान वज़ीर बना रहे हैं, तो ये नाम किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी बाकायदा बातचीत हुई है और कहा गया है कि जनाब कुछ करें इसके हवाले से भी। फिर नंबर 3 जो बहुत ही अहम है, कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर गौर किया जा रहा है। अच्छा, ये कौमी असम्बली का जो इस्तीफों वाला मामला है ना, अब मजीद 35 इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। आगे चलकर मैं मजीद तफसील भी आपके सामने रखूंगा। इसको भी देखा गया है कि आपने पाकिस्तान की असम्बली को जाम कर दिया, मफलूज कर दिया। और अगर आप इस तरह से हुकूमत में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को यह भी कबूल नहीं है। नंबर 4, आम इंतखाबात को मुकर्रर तारीख से आगे ले जाने की अफवाहों पर जवाब मांग लिया गया, चूंकि 2 इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, फजल रहमान की, राना सनाउल्लाह की। और ख़ास तौर पर जब उन्होंने आईन पाकिस्तान का सहारा लिया और फिर उन्होंने कहा कि आइन तो ये कहता है कि 90 दिन, लेकिन आइन इसके अलावा भी बहुत कुछ कहता है, तो इसका भी बाकायदा नोटिस लिया गया है। नंबर 5, यकतरफा एनआरओ का जो सिलसिला जारी है और फिर बरादर इस्लामी ममालिक की तरफ से पाकिस्तान से ताउन से गुरेज की खबरों पर भी तशवीश का इजहार किया गया। और ये भी कहा गया कि हम तो बात ठीक करके आए, आपने बयान जारी किया और फिर मामला जो है ख़राब हो गए। इसके ऊपर भी कोई हिकमत अमली जो है गौर किया जा रहा है।
اور नंबर 6, भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से ताकतवर हलकों और कौमी सियासी जमातों को एतमाद में ना लेने और एक बार फिर रूस के साथ कौमी पॉलिसी को नज़रअंदाज करके वसी ताल्लुकात की तरफ बढ़ते जैसे अहम इक़दामात पर पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने वफाकी हुकूमत को भी वार्निंग जारी कर दी है कि जिन आलमी ताकतों और बरादर ममालिक से हमारे दिफा और माशी ताल्लुकात हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर रूस के साथ एक हद से आपको आगे जाना ये मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। व्यूअर्स आपको ये भी बताएं, मेरे ज़राए के मुताबिक ताकतवर हलकों ने तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स को पैगाम दे दिया है कि अगर मुख्तसर मुद्दत में एक टेबल पर बैठकर मुश्तरका सियासी और इक़्तिसादी पॉलिसी बनाकर जमहूरी निज़ाम को तयशुदा आइनी तरीके से आगे बढ़ाने का एलामिया जारी नहीं किया गया तो फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलके मैदान अमल में आएंगे और फिर वो अपना किरदार अदा करेंगे और ये किरदार वाज़े तौर पर टेक्नोक्रेट हुकूमत की शक्ल में सामने आ सकता है। ज़रा ये भी बताते हैं कि इस वार्निंग से ऐवान सदर ने मुकम्मल इत्तफाक करते हुए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि आइंदा चंद रोज़ में सियासी जमातों के सामने आने वाले बयान से वाज़े हो जाएगा कि उन्होंने इस वार्निंग को संजीदा लिया या फिर आज भी उसी किस्म की सियासत की जाएगी। आपको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की वार्निंग ये मौजूदा निज़ाम के ठेकेदारों के लिए है जो इस वक्त बैठकर अपने तरीके से हुकूमत चलाना चाहते हैं। पिछले 9 माह में हमने देख लिया कि हुकूमत से इनसे चली नहीं है और ये वार्निंग जो सबसे बड़ी वार्निंग है जो दे दी गई है ये शहबाज शरीफ के लिए थी, ये आसिफ अली जरदारी के लिए थी और फिर ऑब्वियसली ये वार्निंग सबसे बड़े स्टेक होल्डर यानी जिनके साथ मामलात इन लोगों को तय करने हैं उसके ऊपर भी इत्तफाक राय जो है वो किया गया कि आप जाएं अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाएं टेबल के ऊपर और कोई हल निकालें। क्योंकि व्यूअर्स याद रखें अब हीट जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलके भी महसूस कर रहे हैं। मुल्क का दिवालिया, मईशत तबाह हाल, सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर आ नहीं रहा और फिर सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलके इंटरवीन क्यों नहीं करते। क्योंकि जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के सामने वो मुश्किल ये है कि अगर ये अपनी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली दिखाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान में जो खान साहब पिछले अरसे से बात करते आ रहे हैं कि बाकियात मौजूद हैं, आपने इस ताने से और इस मुश्किल से भी बचना है और उसका हल यही है कि आप बाहर बैठकर जो जमहूरी इदारे हैं जो पाकिस्तान की सिविल हुकूमत है इन्हें एक मौका दिया जाए। फिर अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होगा, इमरान खान को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी एक मुश्किल है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि हमने तो फुल स्टॉप लगा दिया जनरल बाजवा के इक़दामात के ऊपर और उसके बैगेज को हमने आगे लेकर नहीं चलना, लेकिन पाकिस्तान की जब माशी सूरत हाल का मामला आएगा और इस्तेहकाम का मामला आएगा तो हम फिर पीछे खामोशी से तमाशा नहीं देखेंगे बल्कि हम मैदान अमल में आकर अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। और ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से पहली वार्निंग है, बड़ी वार्निंग है जो निज़ाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को दे दी गई है। अब अगले 1-1.5 हफ्ते में किस किस्म के बयानात आते हैं, किस किस्म की हिकमत अमली तय की जाती है, इसका पहला नमूना आपके सामने पंजाब हुकूमत में निगरान वज़ीर आला की शक्ल में सामने आ जाएगा। लग यही रहा है कि ये निगरान वज़ीर आला का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को जा रहा है और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत जो है वो कायम कर देंगे। अच्छा, ये वार्निंग तो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की एक बड़ी वार्निंग थी तमाम स्टेक होल्डर्स को, लेकिन इससे पहले इमरान खान अपोजिशन में बैठकर तमाम हलकों को खबरदार कर रहे थे, वार्न कर रहे थे, अल्टीमेटम दे रहे थे कि निज़ाम इंतजार नहीं करेगा, आपको मैदान अमल में आना पड़ेगा। और खान साहब ने इससे पहले भी कहा था, आपको याद होगा, कि जो निज़ाम चलाने वाले हैं जिनके पास असल ताकत है निज़ाम को ठीक करने के लिए वाहिद हल है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वही बात पाकिस्तान के ताकतवर हलके कह रहे हैं क्योंकि अब घबराहट जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में भी नजर आ रही है क्योंकि हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। खान साहब ने मुल्क की मईशत के हवाले से हर रोज़ आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स रखे, कौम को आगाह किया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आगाह किया। आज उन्होंने यहाँ तक अब कह दिया है कि जनरल बाजवा ने सिर्फ हमारी हुकूमत तब्दील नहीं की बल्कि उनके पास मुल्क को बहरान में धकेलने का एजेंडा था। अब देखें, ये जब इस किस्म की गुफ्तगू बाहर आएगी और इंकशाफात होंगे ना तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी घबराएगी कि भाई जो इस वक्त लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहे, ये अंडर परफॉर्म क्या बिल्कुल ही परफॉर्मेंस से बाहर हैं, इनके ये बस की बात नहीं है।
اب آپ انہیں اسٹیرائڈز کھلائیں قرضے کے، یا پھر کسی سے مدد لا کر دیں، یا پھر ان کے ہاتھ میں چھڑی رکھ دیں، تب بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ شہباز شریف تم سے نہیں ہوگا۔ اب یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بخوبی جانتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں، چونکہ اگلے 10 15 20 دنوں کے اندر اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوئے نا ویورز، تو ایک بہت بڑا بحران ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب کی طرف سے یہ جو بات کہی گئی نا کہ جنرل باجوہ ایک ایجنڈے کے تحت آئے، انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے اور پھر وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ بقول کیپٹن صفدر وہ دبئی کے اندر سفید سونا خرید رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، تو وہ غائب کہاں ہوئے؟ وہ پاکستان کو ایک دلدل میں دھکیلنے کے بعد اب منظر پر موجود نہیں ہے۔ اور یہ وہ بیگیج ہے جس کا ذکر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے خان صاحب کرتے ہیں۔ اب انہیں بھی احساس ہے کہ اس بیگیج پر فل سٹاپ کیسے لگایا جائے بھائی۔ جنرل باجوہ کی سازش طے شدہ تھی، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی سازش اتنی حقیقی تھی کہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا معاشی بحران آ چکا ہے، تباہی قریب ہے۔ جنرل باجوہ نے طے شدہ منصوبے کے تحت ملک کو بحران کی طرف دھکیلا اور ہماری حکومت تبدیل کی۔ موجودہ حکومت کے پاس ملک کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا، یہ انٹرنیشنل بھکاری بن چکے۔ اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کنگ آف بیگرز کا ٹائٹل جو ہے اپنے نام کر چکے، کبھی سیلاب اور کبھی موسمیاتی تبدیلی کے نام پر بھیک مانگتے ہیں۔ یہ ماضی میں دہشت گردی کے نام پر بھیک مانگتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف نے ڈرون حملے، ڈالر دو اور حملے کرو، یہ پالیسی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری پوری دنیا کی یاترا کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ کام آپ کے جو وزیر خارجہ اس کا نہیں ہوتا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے ویورز کہ اب شہباز شریف کو سعودی عرب نے بھی سیدھا صاف انکار کر دیا ہے۔ سب کے سامنے ان کی حقیقت بے نقاب ہو چکی۔ IMF کی شرائط مانیں گے تو تھوڑے عرصے میں مہنگائی میں 50% اضافہ ہو جائے گا۔ مصر کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پر مرغی عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوگی اور امیروں کی اب یہ خوراک رہ گئی ہے۔ مرغی جو پاکستان کے اندر جو ایسے لوگ جو گوشت یعنی ریڈ میٹ جو ہے وہ خرید نہیں سکتے تھے، مرغی ایک سہارا تھا، مرغی بھی اب ان سے چھین لی گئی ہے۔ پاکستان کے حالات سری لنکا والی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشی طور پر بہت آگے نکل چکا ہے۔ پھر سے شہباز شریف کی ایک ویڈیو بھارت میں وائرل ہو رہی ہے اور بھارتی میڈیا ان کلپس کو بار بار چلا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھارت اور پاکستان کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی اس کے حوالے سے ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا اثر پاکستان کا جو موقف ہے اس پر کیا پڑے گا، لیکن انہوں نے نہیں سوچا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب ضرور سوچ رہی ہے اور ان کا ایک ریئیکشن بھی آیا اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ آپ نے لائن آف کنٹرول کی سچویشن کو بالکل اگنور کر دیا۔ آپ نے 3 جنگوں سے جو کچھ پاکستان کو قربانیاں دینا پڑی آپ نے اسے اگنور کر دیا۔ پاکستان کی مائیں سرحد پہ بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو کس طرح قربان کرتی ہیں آپ نے اسے اگنور کر دیا۔ ایک بہت زبردست قسم کا ریئیکشن آیا ہے شہباز شریف کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر۔ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر خان صاحب نے بھی ایک ریئیکشن دیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ذلیل کرانے والا یہ حکمران کشمیر کو بھول کر بھارت سے مذاکرات کی بات کرتا ہے، جبکہ بھارت اسے کہتا ہے کہ پہلے دہشت گردی ختم کرو پھر مذاکرات کی بات کریں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم دہشت گردی کر نہیں رہے، اور اس میں ہاتھ کس کا ہے؟ اس میں ہاتھ ہے بھارت کا، اور آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ آپ نے انہیں موقع فراہم کیا کہ آؤ بیٹھو، آپ پہلے اپنے حالات ٹھیک کرو۔ ملک کی معیشت کا جو بیڑا غرق آپ نے NRO-2 کے ذریعے کر دیا، یعنی پیسہ لوٹو باہر لے جاؤ طاقتوں کے ساتھ، جنرل باجوہ جیسی ہاتھ میں لاؤ، کیسز ختم کراؤ اور سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا، اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ پڑ رہے ہیں اور اس کا ایک اثر پاکستان سے بیٹھی ہوئی باہر طاقتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ بھئی ہم انہیں پیسہ دیتے ہیں کہ حالات صحیح کرو، لیکن یہ قرضہ لے کر پہلی بات معاف کرانے آ جاتے ہیں، اور جو پیسہ پاکستان میں لگایا بھی جاتا ہے اس میں بھی کک بیکس، کمیشن اور بہت سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں منی لانڈر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام حالات شہباز شریف صاحب کو پہلے سمجھ کر ان کا حل نکالنا چاہیے، بعد میں آپ کشمیر کا معاملہ اٹھائیں، آپ پاکستان اور بھارت کی 3 جنگوں کے حوالے سے بیانات دیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کے قد سے بہت بڑی ہیں اور آپ کا قد جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بہکاریوں کو
तो दुश्मन भी ऐसे जवाब नहीं देता जिसका हमें जवाब मिला। मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, मगर ये हुक्मरान खानदान अमीर तरीन बन चुके हैं। उनकी वजह से मुल्की ज़खायर कम तरीन सतह पर पहुंच चुके, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है। पाकिस्तान के पास इंपोर्ट के लिए एलसीज खोलने के पैसे तक नहीं है। कोई बाहर से पैसा देने को तैयार नहीं पाकिस्तान को। डिफॉल्ट रिस्क 90% तक पहुंच गया। इस बहरान से निकलने का एक तरीका है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये कानून ना होने की वजह से एनआरओ लेते जा रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की, लेकिन अब ये मदद जो है ना वो रुक गई है। हमने एक्सपोर्ट तो बढ़ाई, मगर इस पर वक्त लगेगा, यानी टाइम लगेगा आपको इनको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए। हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से रेमिटेंस लेनी है। मुशर्रफ के बाद बाजवा ने एनआरओ 2 दिया। मुल्क में कानून की बालादस्ती की ये हालत है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने ऊपर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करा सकता। पंजाब हुकूमत ऊपर बैठे ताकतवर लोगों से डरती रही। पुलिस, JIT और CTD ताकतवर के कहने पर बयाना से मुकर गए, तो फिर आम आदमी को इंसाफ व्यूअर्स कैसे मिलेगा? खान साहब ये भी कहते हैं, और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि इस बात को मजाक मत समझा जाए। पाकिस्तान के हालात जो है ना बहुत ख़राब हो चुके हैं। दिवालिया, हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। किसी वक्त भी आवाज़ आ सकती है कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया। हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम अपने कर्ज़े दे सकें। हमारी रोटी अब जो है, जो चीज़ें हमने बाहर से मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, उनके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं कि क्रेडिट लाइन जो है वो हम ओपन कर सकें। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मुल्क बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात नहीं करवाए गए तो बहुत देर हो जाएगी। ये वार्निंग खान साहब आज की नहीं दे रहे। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो वार्निंग आई ना, जब पानी जो है सर से गुजर गया और बहुत देर हो गई, आपने वार्निंग जारी कर दी तमाम स्टेक होल्डर्स को कि अपने हालात ठीक करो, आइन और कानून के मुताबिक हुकूमतें बनने दो। इसमें इस वार्निंग के अंदर अगर आप एक वार्निंग ये भी शामिल कर लेते, जो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मैंडेट, जब स्ट्रॉन्ग मैंडेट होगा ना तो फिर जनरल आसिम मुनीर को जाकर सऊदी अरब से बात नहीं करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की हुकूमत बात करेगी। और फिर वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान का लेन देन है उन्हें फैसले करने में आसानी होगी, क्योंकि उनके सामने एक पॉपुलर गवर्नमेंट मौजूद होगी जिसके पास इख्तियार होगा, और इस बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। व्यूअर्स, अब स्टेट बैंक की तरफ से भी एक वार्निंग जारी की गई है। एस्टेब्लिशमेंट वार्निंग दे रही है, खान साहब वार्निंग दे रहे हैं, और पाकिस्तान के इदारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम वार्निंग से पहले खान साहब ने आपको आगाह कर दिया था, लेकिन इमरान खान की कोई बात जो है वो नहीं सुन रहा था। सब तजर्बे कर रहे हैं। अब स्टेट बैंक ने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया और इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी को इस हुकूमत की कारकर्दगी से एक तो बेहतर करार दिया और एक कंपैरेटिव एनालिसिस रखा है। अब स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें इतराफ़ कर लिया गया कि मौजूदा हुकूमत की मईशत ज़वाल का शिकार है। गैर मुल्की सरमायाकारी में 59% कमी आ गई, और गुज़श्ता हुकूमत यानी जो खान साहब की हुकूमत थी उसके मुआशी इशारिये बेहतर थे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत की रखी गई बुनियाद की वजह से गुज़श्ता साल सिर्फ 6 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की मालियत $461 मिलियन रिकॉर्ड की गई। अब मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से 6 माह में स्टॉक मार्केट में $12.9 मिलियन का गैर मामूली इनखला देखा गया। मजमूई तौर पर इस वक्त गैर मुल्की सरमायाकारी में $572 मिलियन का इनखला हुआ, यानी बड़ी तादाद में गैर मुल्की सरमायाकार मौजूदा हुकूमत की डूबती हुई मईशत को देखकर मुल्क से भाग गए। स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखता है कि गुज़श्ता हुकूमत की बनाई गई पॉलिसीज़ की वजह से गुज़श्ता साल $709 मिलियन की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक बताता है कि अभी हुकूमत ने $1 अरब बॉन्ड्स की अदायगी करना है, जिससे मईशत और सरमाया निचली सतह पर चला जाएगा, यानी मज़ीद जो है इसमें हमें डिट्रोएशन जो है वो नज़र आएगी। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि मईशत एक तरफ डूब रही है और एक इशारा और भी आ गया, यानी ये वार्निंग इसे समझा जाए जो दिया गया है पाकिस्तान में मेडिकल कंपनियों की तरफ से। आपने हमेशा ये सुना होगा कि पाकिस्तान में आटे का बुहरान है, चीनी का बुहरान है, लेकिन आपने कभी अद्वियात की किल्लत का बुहरान जो है वो नहीं सुना होगा। पाकिस्तान में तमाम मेडिकल कंपनियों ने वाज़ेह कर दिया है कि बैरूनी मुल्क से अद्वियात मंगवाने के लिए हुकूमत के पास एलसीज खोलने के लिए बैंकों में पैसे मौजूद नहीं है। भाई अपना कुछ कर लो। इसलिए
ठीक 15 दिन बाद मुल्क में अद्वियात का तारीख का सबसे बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। पाकिस्तान में तेल कंपनियों ने भी वार्निंग दे दी है कि हुकूमत के पास एलसीज खोलने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए चंद हफ्तों में मुल्क में तेल की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल श्रीलंका वाली सूरत हाल है। जब तेल की जो शिपमेंट्स हैं वो सप्लाई लाइन ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा कि आपके कारखाने बंद हो जाएंगे, लोग नौकरियां उनकी ख़त्म हो जाएंगी, बेरोज़गार हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। और फिर जिस जो बात हम हमेशा करते रहे कि श्रीलंका वाली सूरत हाल तो पैदा हो गई लेकिन लोग सड़कों पर नहीं आए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी आपकी वो मिल रही थी। अब उसके ऊपर भी जो सप्लाई लाइन है वो ख़त्म होने जा रही है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि कौमी असम्बली को खाली कराने का एक मंसूबा बनाया गया है। मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इधर से राजा परवेज अशरफ साहब ने इन इस्तीफ़ों को कबूल किया, उधर से इलेक्शन कमीशन जो था वो तैयार बैठा था कि लाओ भाई हम इनको फौरी जो है डी नोटिफाई करें। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 79 और शेख रशीद का एक इस्तीफ़ा मिलाकर 80 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। स्पीकर ने 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों के इस्तीफ़े कबूल किए। 131 अरकान में से यके बाद दीगरे मंजूर होने वाले मजमूई इस्तीफ़ों की तादाद 81 हो चुकी है, जिसके बाद अपोजिशन जमात के अरकान 50 रह गए हैं, जबकि ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के अलावा तकरीबन 30 अरकान ही बाकी बचे हैं। ज़रा ये भी बताते हैं कि कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास PTI के इस्तीफ़ों के बायस ही मुलतवी कर दिया गया। और ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली 1 से 2 रोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करेंगे ताकि PTI की तादाद कौमी असम्बली में राजा रियाज ग्रुप के 20 मुनहरिफ अरकान से कम रह जाए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अपना अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी ना बनवा सकें और आने वाले इंतखाबात से पहले निगरान वफाकी हुकूमत की मुशावरत में भी शामिल ना हो सकें। व्यूअर्स, ये एक कोशिश की जा रही है लेकिन देखते हैं कि ये पूरी होती है नहीं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्या इसका नोटिस लेगा, क्योंकि एक दरख्वास्त पेंडिंग है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में। और क्या सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला आता है, जिस तरह माजी में भी मुनहरिफ अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया। व्यूअर्स, आपको लंदन से भी खबर ये दे दें कि एक पार्लिमानी बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है। इसकी सदारत नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे और तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे जो जिनको पार्टी जो है वो टिकट देगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये देखा कि नवाज शरीफ ही तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। पूरी तरह एक हिकमत अमली तय कर ली गई। 26 तारीख को मरियम सफदर साहिबा जो है वो पाकिस्तान जा रही हैं, गालिबन 27 तारीख को पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। और फिर प्लान ये बनाया गया है कि KP और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का वो दौरा करेंगी, कंस्टिट्यूंसीज में जाएंगी और इलेक्शन माहौल जो है उसको देखा जाएगा कि किस तरह इसको आगे लेकर चलना है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने कब पाकिस्तान जाना है, अभी भी कानूनी छतरी उन्हें मिल नहीं रही। और जब ये छाता है जो है वो मिल जाएगा वो पाकिस्तान चले जाएंगे। मरीम नवाज को पूरा इख्तियार दे दिया गया है कि वो पार्टी के फैसले करें। पूरी पार्टी को असर 9 जो है वो दोबारा से इसे रीवैम्प किया जाए। और फिर सबसे अहम बात यह है जो आज बाहर निकली है खबर, उसके मुताबिक 7 से 8 लोगों के इस्तीफ़े आ जाएंगे हुकूमत से, यानी नून लीग जो है इस्तीफ़े देगी और फिर उन्हें इलेक्शन कैंपेन में मरीम नवाज के साथ लगा दिया जाएगा। परवेज़ रशीद साहब खैर लगेंगे, इरफान सदीकी साहब भी गालिबन तकरीरें लिखेंगे मरीम नवाज की। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, और अगर शाहिद खान अब्बासी साहब नाराज़ ना हुए, मान गए, तो वो भी उनके साथ लग जाएंगे। और फिर मरीम नवाज की एक अपनी टीम तो मौजूद ही है जो मरीम के साथ साथ चलेगी। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।